बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स। तो पाक स्टडी से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पाक स्टडी के सब्जेक्ट से, और उसका पहला टॉपिक है कि अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड सो ऑन। आप आउटलाइन में देखेंगे ना, तो उसका जो पहला टॉपिक बन रहा है उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स का अराइवल जो है वो कैसे होता है, कब से होता है, और उसकी थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे। ठीक है। और फिर आगे इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। मुख्तलिफ जो अदवार हैं पाक स्टडी के, जिसमें मुख्तलिफ डायनेस्टीज आ जाती हैं, उनको देखेंगे। फिर ये सारा हमारा प्री पार्टीशन पीरियड कहलाएगा। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन पीरियड को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको मुझे मैप से क्लियर करनी है, ताकि जब तक मैप से क्लियर नहीं करूंगा तब तक आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो ये आपके सामने वर्ल्ड मैप आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात होती है, अगर आप आउटलाइन में देखें तो लिखा हुआ है अराइवल ऑफ मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। एक बात तो ये है कि टाइम से जो है ना, स्टूडेंट्स सारे क्लास ज्वाइन कर लिया करें 9 बजे। मैं 2-4 मिनट वेट इसलिए कर लेता हूँ कि चलो किसी का नेटवर्क इशू हो तो वो बाद में ज्वाइन कर ले। जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर ज़रा ज्वाइनिंग में भी मसला होता है, सबको ओके करने में ना मसला होता है, इसलिए 9 बजे सारे ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको सब कॉन्टिनेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर करनी है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो A to Z क्लियर होने चाहिए, तब हमें आगे MCQs की भी समझ आएगी और उसकी सारे कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। सब कॉन्टिनेंट कहते थे, ये पाकिस्तान है आपके सामने एशिया के अंदर, और ये इंडिया है, और ये जो सारी हदूद हैं पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक हो गया, इसके साथ अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और ये सारी हदूद पाकिस्तान और इंडिया की, ये सारी मिला के कहलाती थी सब कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया, ये क्या कहलाती थी? सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहलाती थी? क्योंकि एशिया एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया क्या है? एक बर्रे आजम है, कॉन्टिनेंट है। ठीक हो गया। तो ये एशिया का ना, पूरे एशिया का देखा जाए तो ये एक बड़ा टुकड़ा कहलाता है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है वो पॉपुलेशन वाइज आपका 34 नंबर पे है, और इंडिया जो है वो अब पहले नंबर पे आ गया पाकिस्तान में, सॉरी वर्ल्ड में। तो पॉपुलेशन वाइज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था ये, इंडिया और पाकिस्तान मिला के। और वैसे भी टुकड़े एरिया वाइज भी ये इस पूरे एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। एशिया कैसे कहते हैं? ये सारा एशिया है। ठीक है, जो मैंने सर्कल किया है ना, ये सारा ऑलमोस्ट, ये सारा ऑलमोस्ट एशिया। सर्कल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो पूरे एशिया में, पूरा एशिया क्या कहलाया? कॉन्टिनेंट। और इसका ये एक बड़ा टुकड़ा क्या कहलाया? पाकिस्तान और इंडिया को मिला के सब कॉन्टिनेंट। जिस तरह टाइप होती है और सब टाइप होती है, इसलिए हम इसको कहते थे सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि सब कॉन्टिनेंट इसको क्यों कहा जाता था। दूसरी बात ये है कि उर्दू में अगर हम मानी करें तो कॉन्टिनेंट के मानी होते हैं क्या नाम है, बरे आजम। और सब कॉन्टिनेंट को हम कहते हैं बरे सगीर। इसको बरे सगीर भी कहा। उर्दू में हम क्या बोलते थे जब हम पढ़ते थे कि बरे सगीर में मुसलमानों की आमद। तो बरे सगीर मतलब सब कॉन्टिनेंट, और बरे आजम मतलब एशिया। आजम कहते हैं बड़े को, सगीर कहते हैं छोटे को, और बर कहते हैं टुकड़े को, यानी कि छोटा टुकड़ा। ठीक हो गया। तो इसलिए बरे सगीर का भी मैंने आपको मतलब बता दिया, और सब कॉन्टिनेंट का भी मतलब बता दिया। अब मसला ये है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे रहते थे हिंदू और सिख। पहले मुसलमानों का तो नाम ही नहीं था पाकिस्तान और इंडिया में। यहाँ पे तो हिंदू और सिख ज्यादा रहते थे। ठीक हो गया। और मुसलमान कहाँ पे रहते थे? अरब में। मुसलमान जो है, ये जितनी भी मुस्लिम डायनेस्टीज थी, जिसमें पहले अरबों में आपके सबसे पहले खुलफाए राशिदीन आ गए। ठीक है, उसके साथ बनु उमैया की डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, फिर अब्बासिया कैलिफेट आ गई। ठीक हो गया। तो ये जो थी, ये इन्होंने जहां जहां तक हुकूमत की वो ये इलाका था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बनु उमैया के दौर में स्पेन तक हुकूमत गई। ठीक है, इधर से ये अरब के कंट्रीज जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, और ये सऊदी अरब, फिर ईरान की हुकूमत, ऊपर ये इराक आ जाए साथ, और ऊपर ये टर्की का इलाका। ठीक है, या इधर ये कैस्पियन सी की तरफ आ जाए, ये जिसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, ये वाला इलाका। तो मुसलमान जो है वो यहाँ तक फैले हुए थे। ठीक है, फिर इधर से अफ्रीका के कुछ इलाके थे। तो बहरहाल मुस्लिम्स जो है वो अभी तक सब कॉन्टिनेंट में नहीं आए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नहीं आए थे पाकिस्तान और इंडिया में। तो हमने क्या पढ़ना है? अच्छा, जो आप एक वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना अपने सब्जेक्टिव पार्ट में भी, दो कौमी नजरिए का, तो दो कौमी नजरिया भी एक तरह से देखा जाए, यानी कि टू नेशंस थ्योरी जिसे हम कहते हैं, तो उसका आगाज तो यहीं से हो गया था कि जब मुसलमान जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे। क्यों आगाज यहाँ से क्यों हो गया था? क्योंकि दो कौमी नजरिया भी क्या है कि दो कौमें हैं।
तो दो कौमों का मतलब क्या है कि हिंदू और सिख जो हैं वो दो कौमें नहीं है, वो तो मिला के तकरीबन काफर ही कहलाते हैं ना, वो तो एक कौम हो गई, काफर हो गए वो सारे, ठीक है, हिंदू थे, सिख थे, बर्मन, उनमें फिर जातें वगैरह थी जो भी, लेकिन वो सारे थे तो काफर ही, ठीक हो गया। दूसरी जो कौम थी वो मुसलमान थी, लेकिन ये मुसलमानों की यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आमद से पहले तो सिर्फ काफर ही थे यहाँ पे। अब दूसरी कौम जब मुसलमान यहाँ पर आए तो तभी से टू नेशन थ्योरी का आगाज तो तभी से हो गया, ठीक है, यानी कि दो कौमें बन गई, पहले मुसलमान नहीं थे, जब से आए तो टू नेशन थ्योरी का आगाज भी यहाँ से हो जाता है। आगाज मतलब उसका एक जो बुनियाद है या फाउंडेशन है वो यहाँ से पैदा हो जाती है दो कौमी नजरिए की, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हमें ये देखना है एमसीक्यूज के हवाले से, चूंकि हमें देखना है कि मुसलमान यहाँ पे किस दौर में आए, किस सन में आए, ठीक है, और किस तरीके से आए, ठीक है, ये दो तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि मैंने बताया मुसलमान पहले तो इस एरिए में थे, ठीक है, अरब वाले एरिए में, और ईरान और पर्शिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे आए वो हमने देखना है। अच्छा, इसमें एक दो बातें समझने वाली हैं पहले, कि यहाँ पर हजूर पाक सल्लम की लाइफ के बाद, ठीक हो गया, हजूर पाक सल्लम की लाइफ जो है वो आपको पता है, आप सल्लम की पैदाइश जो है वो 571 में है, ठीक है, 571 एडी में हजूर पाक सल्लम का पैदा हुए, 571 एडी में, ठीक हो गया। एडी, एडी किसे कहते हैं, एनो डोमनी को। एक तो आपको ये भी डिफरेंस समझना है कि कुछ तारीखें आपको एडी में आती हैं, कुछ तारीखें सी में आती हैं। एडी और सी तो एक ही बात होती है, ठीक है, एडी भी उसे ही कहते हैं, और ये साथ साथ चीजें लिखते जाएं, एडी भी उसे ही कहते हैं और सीई भी उसे ही कहते हैं, सीई, एडी कहते हैं एनोडोमनी को, ठीक है, एनोडोमनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एडी स्टैंड फॉर एनोडोमनी, एनोडोमनी, और सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा, ये लिख लें, कॉमन एरा, ये दोनों एक ही बात है, और इसी को उर्दू में हम ईसवी कहते हैं, उर्दू में हम क्या कहते हैं, ईसवी, ठीक है। अब मौजूदा जो है वो 2024 ईस्वी है, ठीक है, यानी कि 2024 एडी है, यानी कि 2024 सीई है, ठीक है। तो तब क्या थी, तब 571 एडी थी, 571 सीई थी, 571 ईस्वी थी। ईस्वी वो कैलेंडर है जो हजरत ईसा की पैदाइश से शुरू है, जब हजरत ईसा पैदा हुए तो तब यकम ईस्वी थी। तो हजरत ईसा की पैदाइश के 571 बाद, 71 साल बाद हजूर पाक सल्लम पैदा हुए, तो तब 571 ईस्वी आ गई, एडी आ गई, ठीक हो गया। तो ये दौर था हजूर पाक सल्लम का 571 का, ठीक है। अब हजूर पाक सल्लम ने वफात कब पाई, तो यहाँ पे वफात का भी लिख देते हैं कि हजूर पाक सल्लम ने 632 ईस्वी, ठीक है, 632 एडी में हजूर पाक सल्लम ने वफात पाई, ठीक है। अब 632 एडी में ये दौर हजूर पाक सल्लम का ख़त्म हो गया, ठीक है। ये जस्ट थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पीछे से थोड़ा सा लिंक हो हिस्ट्री से, ठीक है, ताकि आगे चीज़ें समझने में आसानी हो। 632 में हजूर पाक सल्लम की वफात हो गई। इसके बाद चार खुलफा आ गए यहाँ पे, ठीक है, चार जो है वो खुलफाए राशिदीन आ गए, जिसमें पहले नंबर पे आपको पता है हजरत अबू बकर आ गए, दूसरे नंबर पे हजरत उमर आ गए, तीसरे नंबर पे हजरत उस्मान आ गए, चौथे नंबर पे हजरत अली आ गए। ये चारों क्या आ गए, खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन, ठीक है ना? खुलफाए राशिदीन, अब जैसे ही खुलफाए राशिदीन आए तो थोड़ा सा कुछ जर्नैल इनके, ठीक हो गया, कुछ हजरत अली के दौर में एक दो जर्नैल, और कुछ हजरत उमर के दौर में एक दो उनके जर्नैल, वो कुछ अपनी फौज लेकर इधर दाखिल तो हुए पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों में, यहाँ पे यहाँ यहाँ इन इलाकों में उन्होंने कुछ मसलन अपनी जंगें लड़ी आके, ठीक है ना, अपनी फौज लेके यहाँ पे दाखिल हुए, मुस्लिम को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही, ठीक है, क्योंकि कत्लो गारत ज्यादा हुआ, तो वो इतनी, सलमान बिन सनान था हजरत अली के दौर में, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से एक दो और भी आए, लेकिन वो इतनी कोई कोशिशें कामयाब नहीं रही। तो इसका मतलब है कि जो खुलफाए राशिदीन का पीरियड था उस दौर में तो इधर मुस्लिम्स कोई नहीं आए, ठीक है, मतलब शाह नादर ही आए, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे मुस्लिम्स नहीं आए। अच्छा, खुलफाए राशिदीन के बाद जो दूसरी इरा स्टार्ट होती है वो आपकी बनु उमैया डायनेस्टी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। खुलफाए राशिदीन के बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है, बनु उमैया, जिसे आप क्या नाम है, मलूकियत का दौर कहते हैं, ठीक है, बनु उमैया। फिर ये खानदान आ गया खुलफाए राशिदीन के बाद, इनके बानी आपको पता है अमीर माविया थे, और फिर उनके आगे अमीर माविया से उनकी डायरेक्ट नस्ल में से तीन आए रूलर, टोटल बनु उमैया में 14 रूलर आए, ठीक है, 14 रूलर्स जो हैं उन्होंने हुकूमत की बनु उमैया में।
तो डायरेक्ट अमीर माविया के औलाद में से तीन थे, और फिर आगे दूसरे ही उन्हीं के रिश्तेदारों में से, यानी कि मरवान की औलाद में से फिर आगे जो है ना वो मुख्तलिफ 11 रूलर वहां से आए। ठीक है, तो ये 14 रूलर बनु उमैया की डायनेस्टी के आए। अब बनु उमैया की डायनेस्टी में जो अमीर माविया आए, फिर उनके बेटे बेटा जो है यजीद आया। ठीक है, यजीद का आपको पता है इमाम हुसैन के साथ जंग हुई। फिर उसके यजीद का बेटा माविया टू आया। ठीक है, माविया दोइन। ठीक हो गया, यजीद का बेटा यानी कि माविया टू। वो उसने लेकिन इकतदार ज़्यादा अरसा नहीं लिया, उसने जो है वो सल्तनत नहीं संभाली। फिर उसके बाद हुकूमत इन्हीं के रिश्तेदारों में शिफ्ट हो गई दूसरी लड़ी से। ठीक है, वो बाद में पूरा जो है ना वो मैप बनाएंगे। तो दूसरी लड़ी से मरवान और उनके बेटों में आगे अब्दुल मलिक बिन मरवान में, मरवान के बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान में। ठीक है, और अब्दुल मलिक बिन मरवान के दो बेटे थे। यहाँ से मैं आप स्टार्ट करने लगूँ बाकायदा कि कहाँ से आमद हुई। तो बनु उमैया से, ये लिख लें साथ साथ, बनु उमैया डायनेस्टी से मरवान के बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान। ठीक है, ये हो गए। और इनके दो बेटे थे, एक का नाम था जो इसमें आए, खिलाफत में आए। ठीक है, एक का नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये खली यानी कि मरवान के बाद अब्दुल मलिक खलीफा बने, अब्दुल मलिक के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने, जो अब्दुल मलिक के बेटे थे, वलीद बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, बिन, जब मैं बिन लिख रहा हूँ ना, बिन का मतलब है अब्दुल मलिक का बेटा वलीद, और ऊपर मैंने बिन लिखा है अब्दुल मलिक बिन मरवान, इसका मतलब मरवान के बेटे अब्दुल मलिक। ठीक है, तो मरवान के बेटे आए अब्दुल मलिक, फिर अब्दुल मलिक के बेटे खलीफा बने वलीद बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, उनका नाम वलीद था। अब ये जब खलीफा बने ना वलीद बिन अब्दुल मलिक, इस दौर में अब खलीफा कौन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं। खलीफा कौन है? वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये क्या है? कैलिफ हैं पूरे इस्लामी सल्तनत के, ये कैलिफ थे। ठीक है, सॉरी, सी से। तो ये कैलिफ थे पूरी, ओहो, कैलिफ, अच्छा जी, कैलिफ थे पूरी इस्लामी सल्तनत के। वलीद बिन अब्दुल, पूरा अगर नाम मैं लिखवाऊं तो वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान। ठीक हो गया, ये कैलिफ थे पूरी इस्लामी सल्तनत के। अब इस्लामी सल्तनत के तो ये कैलिफ थे। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, ठीक है, वो शहबाज शरीफ है। ठीक है, मेन कंट्रोल तो शहबाज शरीफ का है, लेकिन हर सूबे का अपना भी तो गवर्नर है। ठीक है, पंजाब का अलहदा गवर्नर है, सिंध का अलहदा है, बलोचिस्तान का अलहदा है। तो कैलिफ कौन थे? मेन वलीद बिन अब्दुल मलिक। लेकिन फिर हर जो कंट्री था उसका अपना एक गवर्नर भी था, हर कंट्री का एक अपना गवर्नर भी था। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जो कंट्री थी ना आपकी इराक, इराक के गवर्नर का नाम था, गवर्नर ऑफ इराक, लिख लें। एट द एरा ऑफ वलीद बिन अब्दुल मलिक, गवर्नर ऑफ इराक वाज हज्जाज बिन यूसुफ। अब मैंने थोड़ी सी आपको पिछली हिस्ट्री जो है ना वो लिंक की है, ताकि आपको समझ आ जाए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कैसे ये यहाँ पे मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो नहीं आए पाकिस्तान इंडिया में, और ना ही फोर कैलिफ्स के दौर में आए। वो दो जो दो चार आए वो मैंने आपको बता दिए। ठीक हो गया, फिर लेकिन प्रॉपर नहीं आए। फिर उसके बाद बनु उमैया की डायनेस्टी स्टार्ट हुई, तो बनु उमैया के तीनों हुक्मरान भी चले गए, लेकिन नहीं आए मुसलमान। फिर इधर से बनु उमैया की रिश्तेदारों में से दूसरी नस्ल में से मरवान की औलाद में से अब्दुल मलिक बिन मरवान आए, फिर भी नहीं आए। हाँ, जब बेटे आए ना अब्दुल मलिक के, वलीद बिन अब्दुल मलिक, इनके दौर में मुसलमानों की आमद शुरू हुई है बर सगीर में। तो ये क्वेश्चन आता है कि जब मुसलमान बर सगीर में दाखिल हुए, लिख लें बेशक क्वेश्चन, कि व्हेन मुस्लिम्स केम इनटू सब कॉन्टिनेंट, देन द कैलिफ वाज, कौन कैलिफ मैंने आपको लिखवाया है? वलीद बिन अब्दुल मलिक। लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाजिया कह रही है आवाज कट कट के आ रही है, मुझे जरा ऑडियो में बता दें। एक मिनट में ऑडियो ऑन करता हूँ, मैंने बंद की हुई है। हाँ जी, आवाज कट कट के आ रही है या क्लियर है? मुझे ऑडियो में बता दें। अली मैसेज में कह रहे हैं क्लियर है, बाकी भी बता दें जरा। अच्छा, स्लो, बाकियों को तो शायद क्लियर आ रही है, आपकी अपनी तरफ कोई शायद नेटवर्क इशू हो सकता है जिनको जरा स्लो आ रही है। हाँ, अली अरशद आपको भी स्लो आ रही है? अली अरशद आपको कैसे आ रही है? क्लियर है?
अच्छा अच्छा, वो सम टाइम किसी वजह से नेटवर्क इशू होता है। तो अगर किसी का है इशू। हाँ जी हाँ जी। हाँ मतलब हो सकता है किसी वजह से इशू, लेकिन सबको क्लियर है, कोई एक दो को अगर इशू है भी तो वो रिकनेक्ट कर लें, उससे बेहतर हो जाती है। चलें जी, यहाँ तक समझ आ गई है सबको मेरी बात की? पिछली स्टोरी की समझ आ गई है, यहाँ तक क्लियर है? जी, यहाँ तक पिछली स्टोरी की बात समझ आ गई है? बाकी भी बताएं जी। क्लियर है? चलें ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। मैं वॉइस खुद ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ कर रहा हूँ ताकि शोर ना क्रिएट हो। अच्छा, तो वापस आते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया, अब यहाँ से ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आवाज़ बंद कर देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। थोड़ी स्टोरी मैंने आपको समझा दी, तो अब यहाँ से लिखते हैं जी क्वेश्चंस। अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो क्वेश्चन वन मैंने क्या लिखवाया? क्वेश्चन वन मैंने आपको ये लिखवाया कि एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट द कैलिफ वाज, कैलिफ कौन था जी? कैलिफ वाज वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान। पूरा मैंने लिख दिया नाम, ठीक हो गया। अच्छा, ये किस टाइम की बात है, यानी कि किस एरा की बात है? ये एरा की बात हो रही है 711 से ऑनवर्ड की, 711 से 714 की। 711 टू 700, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ मैंने कब बताई, वफात कब बताई? 632 की। आगे 632 से आगे मैंने आपको बताया मुख्तलिफ, फिर आगे खिलाफतें भी आई, चार खिलाफतें आई कुछ। 632 से आगे टाइम वहाँ पे स्पेंड हो गया चार खिलाफतों में। फिर उसके बाद बनु उमैया की हुकूमत आई, तो उसमें जो पहली तीन खिलाफतें आई, ठीक है, वहाँ पे ईयर्स स्पेंड हो गए। फिर पहली तीन खिलाफतों के बाद मरवान की हुकूमत, वहाँ पे फिर अब्दुल मलिक की आई, वो स्पेंड हो गया। चलते चलते अब 711 ईयर आ गया। पहले 632 था मैंने आपको बताया, और अब चलते चलते 711 आ गया। ठीक है, 711 से लेके ये 714 के टेन्योर की बात हो रही है, कि जब मुसलमान जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए, और एट दैट टाइम द कैलिफ वाज वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, ठीक हो गया। एंड एट दैट टाइम द गवर्नर ऑफ इराक वाज, द गवर्नर ऑफ इराक। ये भी क्वेश्चन आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ किस कंट्री के गवर्नर थे? ठीक है, तो गवर्नर ऑफ इराक वाज हज्जाज बिन यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई। इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ, एट द टाइम कैलिफ वाज वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, और वो टाइम कौन सा है? 711 से 714 AD। ठीक है, एडी मैंने आपको पहले समझा दिया क्या होती है, ठीक है, ये इसको एडी लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा जरा मैप पे आते हैं। एक और चीज़ अब मैंने आपको समझानी है, यहाँ तक ये स्टोरी आपने माइंड में रख लेनी है। अब जरा एक और चीज़ देखें। अच्छा, अब ये है इराक। ये देखें, मैं इराक को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इराक है, ठीक है। और ये जो बाकी एरिया है, ये जो बाकी सल्तनत है, इस सारी सल्तनत का जो कैलिफ है वो वलीद बिन अब्दुल मलिक है, ठीक है। और इसमें से इराक एक कंट्री है जिसका गवर्नर जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ है, ठीक है। अब क्या होता है कि इराक से कुछ लोग तिजारत की गर्ज से ना, इराक से यहाँ से कुछ लोग, यानी कि हज्जाज बिन यूसुफ के इलाके से कुछ लोग तिजारत की गर्ज से कहाँ पर आते हैं? श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ठीक है, ये श्रीलंका है। तो यहाँ से कुछ लोग तिजारत की गर्ज से श्रीलंका आए, लिख भी लें, श्रीलंका। द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका वाज बेबीलोन, ये भी लिख लें। तो यहाँ पे श्रीलंका कुछ लोग तिजारत की गर्ज से आए। ये इंडिया के बिल्कुल नीचे है, ये आंसू टाइप जो आपको दिख रहा है, टीयर टाइप, ठीक है। ये छोटा सा आपको जो टीयर टाइप दिख रहा है ना, आंसू टाइप, इसको बल्कि टीयर ऑफ इंडिया भी कहते हैं श्रीलंका को, क्योंकि ये इसकी शक्ल आंसू की तरह है, ठीक है। ये छोटा सा ये श्रीलंका है। यहाँ पे कुछ लोग आए तिजारत की गर्ज से।
अब क्या हुआ कि वो लोग यहाँ पे तिजारत की गर्ज से, यहाँ पे एक वबा फैली, कोई ताउनी किस्म की या इस किस्म की वबा फैली। तो वो काफ़ी तादाद में लोग जो है वो श्रीलंका में मारे गए। ये लोग मुसलमान थे, ठीक है, जो यहाँ पे आए ना इराक से। इराक में तो थे ना मुसलमान। तो अभी देखें, इंडिया और पाकिस्तान में तो नहीं दाखिल हुए, श्रीलंका में आए, ठीक है, तिजारत की गर्ज से। तो यहाँ पे वो कुछ लोग मारे गए। अब थोड़े थोड़े ना आप हिंट्स की शक्ल में ये बातें लिखते हैं, चाहे पूरी कहानी ना भी लिखें लेकिन साथ में हिंट्स की शक्ल में लिखते हैं। जो एमसीक्यूज लिखने वाला होगा वो मैं आगे लिखूंगा, ठीक है, लेकिन आपके जहन में स्टोरी भी होनी चाहिए। तो श्रीलंका में जब वो आए तो वो वबा की वजह से मारे गए। अब जो श्रीलंका का किंग था, उसने ये सोचा कि अगर मैं इन तमाम की लाशें जो हैं वो वापस भेजता हूँ हज्जाज बिन यूसुफ के पास, तो वो नाराज भी होगा और वो शायद समझेगा कि मैंने जानबूझ के मार दी है। ठीक हो गया। तो इस डर से बचने के लिए जो श्रीलंका का किंग था उसने ऐसा किया, उसने 8 बैरी बेड़े तैयार करवाए। क्योंकि समंदर का रास्ता है ना सारा, आप देख रहे हैं अरेबियन सी से गुजरना था। ये देखना, ये सारा समंदर का रास्ता है। यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए ये साथ गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान से आगे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमूज आ जाती है। फिर ये पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ से होते हुए इराक। ठीक हो गया। तो ये बारह सारा समंदर का रास्ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसने क्या किया, 8 बैरी बेड़े तैयार करवाए। ठीक है, कितने, 8। 8 इसने बैरी बेड़े तैयार करवाए। उसमें से जो 6 बैरी बेड़े थे उसमें रखी लाशें। ठीक है, जितने भी मुसलमान थे या जो बच गए थे वो भी उसमें सवार हो गए। इनकी लाशें भी थी और कुछ बचे हुए मुसलमान जो बाकी थे वो भी उसमें सवार थे। और बाकी जो 2 बैरी बेड़ी थे, दो जो शिप्स थी, उसमें उसने क्या किया, उसको उसने भर दिया हीरे जवाहरात से। ठीक हो गया। ताकि आपको पता था कि पुराने दौर के जो कुछ बादशाह होते थे वो इनसे भी बड़ा प्यार करते थे हीरे जवाहरात से। इनको देख के उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता था। ठीक हो गया। तो इसने दो जो बैरी बेड़े हैं वो हीरे जवाहरात से भर दिए, सोने सोने ये वो, ताकि वो लाशें तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ जब हीरे जवाहरात हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन तहाइफ को देख के उसका गुस्सा जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो साथ ही ये 8 बेड़े यहाँ से जो है वो चले, यहाँ से ये काफिला चला श्रीलंका से। ठीक हो गया। श्रीलंका से ये काफिला चला तो हुआ क्या कि अब आप देख रहे हैं कि ये सारा समुद्री रास्ता है। ठीक है, इसको थोड़ा मजीद मैं फोकस कर देता हूँ। ये श्रीलंका है, यहाँ से ये काफिला चला तो चलता 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 ये बहरा अरब में आया। ठीक है, अरेबियन सी में, जो पाकिस्तान के साउथ में वाक़ है। ठीक हो गया। तो अरेबियन सी में यहाँ से गुजरता गुजरता जब ये पहुंचा ना कराची के करीब, ये देखा ना यहाँ पे कराची का आपको पता है समंदर है साथ, बहरा अरब। कराची के साहिल के पास पहुंचा, जहाँ पे पोर्ट कासिम भी है। तो यहाँ पे जब कराची के साहिल के करीब पहुंचा, कराची का उस वक्त पुराना नाम दीबल था। ठीक है, द ओल्ड नेम ऑफ कराची वाज दीबल। लिख लें, द ओल्ड नेम ऑफ कराची, उस वक्त इसको दीबल कहते थे। द ओल्ड नेम ऑफ कराची वाज दीबल। द ओल्ड नेम ऑफ कराची वाज दीबल। जब यहाँ पे ये काफिला पहुंचा तो यहाँ पर इस काफिले को कुछ जो है ना यहाँ के डाकू, वो उन्होंने इस पूरे काफिले को लूट लिया। क्योंकि तहाइफ थे, सामान बहुत कीमती था साथ, उनको मुखबरी होगी, पता चल गया। तो उन्होंने सामान भी लूट लिया सारा, और उन्होंने वो जो बच्चे कुछ मुसलमान थे, मुर्दे तो उन्होंने डाल दिए ना अंदर, तो बचे कुछ जो मुसलमान थे उनको क्या कर लिया, कैदी बना लिया। ठीक है, और कैदी बना के उन्होंने सबको कराची और सिंध का ये जो इलाका है इसमें वो ले गए और फैल गए। ठीक है, यानी कि मतलब वो सिंध के इलाके में दाखिल हो गए कैदी बना के ना। अब वो जो लुटेरे थे वो तो हो गए दाखिल। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि वो आगे हज्जाज बिन यूसुफ को इतला मिली। कैसे इतला मिली, अब इसमें भी दो रिवायात हैं। एक तो ये है कि उसको वैसे किसी ने मुखबरी खबर दी। ठीक हो गया, मुखबरी की। एक है कि यहाँ कैदियों में से एक लड़की थी, उसने खत लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को कि हम इस तरह लूटे गए हैं, हमारी मदद की जाए और हमारी मदद के लिए आया जाए। ठीक है, यहाँ से ये जो कैदी थे उनमें से एक लड़की ने खत लिखा, ठीक है, कि हमारी मदद को पहुंचा जाए, हमें इस तरीके से रास्ते से जो है वो लूट लिया गया और सामान भी जो है वो सारा लूट लिया गया। ठीक हो गया। तो यहाँ से वो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम एक लड़की की आवाज़ पे आया और उसने पूरा सिंध फतह कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से एक लड़की ने खत लिखा। थोड़ा सा ज़रा, चूंकि मैं ज़बानी सारी चीज़ें लिखवाता हूँ, मेरे अभी थोड़ी देर पहले जहन में था, मेरे माइंड से उतर गया उस लड़की का नाम। अभी आ जाता है थोड़ी देर में, अगर किसी को जहन में है तो चलो वो भी मैसेज कर दे। तो हैं, नाहिद, नाहिद एग्जैक्टली, हाँ नाहिद, नाहिद नाम था। तो नाहिद रोट
अ लेटर, लेटर टू हज्जाज बिन यूसुफ। जी ठीक है, थैंक यू हेल्प करने के लिए। अच्छा, नाहिद जो है इसने खत लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को और कहा कि हमारी मदद की जाए। ठीक हो गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपना यहाँ से जर्नैल भेजा फौज दे के। ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ ने, उस जर्नैल का नाम था उबैदुल्ला। ठीक है, अ जर्नैल वाज सेंट बाय हज्जाज बिन यूसुफ नेम्ड एज उबैदुल्ला। उबैदुल्ला, ठीक है, उबैदुल्ला उसका नाम था। तो उबैदुल्ला अपना लश्कर लेकर आया। तब एट दैट टाइम जो सिंध का राजा था उसका नाम था दहर। ठीक है, एट दैट टाइम द राजा ऑफ सिंध वाज दहर, जिसको राजा दहर के नाम से फिर जाना जाता है, राजा दहर। ठीक है, राजा दहर, सिंध का राजा कौन था? राजा दहर। तो हजाज बिन यूसुफ ने, उसके ज़हन में यही था कि शायद राजा दहर के बंदों ने लूटा है। तो उसने कहा, अबैदुल्ला को ये कहलवा के भेजा भी राजा दहर को आपने बदला लेके आना है। और राजादार अपनी जगह पे ये कहता था कि मुझे तो पता ही नहीं किसने लूटा है, कोई राजन थे, कोई डाकू थे, मुझे भी नहीं मिल रहे, तो मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक हो गया। जब ये उबैदुल्ला गया राजादार के पास तो उन्होंने कहा मेरे तो कसूर ही नहीं है, कोई राजन थे, डाकू थे, लुटेरे थे, मैंने तो नहीं लूटा काफिला। तो बहरहाल ये है कि उबैदुल्ला ना माना, उसने लड़ाई की राजादार से और राजादार ने फिर बड़ा उसको, क्या नाम है, मारा उबैदुल्ला को, छः कत्ल कर दिया। ठीक हो गया। लश्कर भी काफी मारा, वो बड़ा स्ट्रांग रूलर था राजादार। ठीक है, मार मार के उसने जना सारा काफिला जो है, जो लश्कर था वो भी वापस भेज दिया। ठीक है, उबैदुल्ला को भी मार दिया। अब हजाज बिन यूसुफ को मजीद गुस्सा चढ़ गया कि वो एक तो मेरे कैदी नहीं दिए उसने, दूसरा ये है कि वो मेरा जो जर्नैल मैंने भेजा था उसको ही मार दिया। अब हजाज बिन यूसुफ ने एक और जर्नैल भेजा। ठीक है, द सेकंड जर्नैल जो हजाज बिन यूसुफ ने भेजा उसका, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के, उनको छुड़ा के लाया जाए कैदियों को। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इनके कुछ रिश्ते भी पूछे जाते हैं हजाज बिन यूसुफ से। एक तो ये हजाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था। ठीक हो गया। और एक हजाज बिन यूसुफ के ये दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये दो रिश्ते थे हजाज बिन यूसुफ के साथ मोहम्मद बिन, और जर्नैल भी था, तीसरा भी था, फौज का जर्नैल भी था। ठीक हो गया। तो मोहम्मद बिन कासिम वाज was the nephew, son-in-law and the general of हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक हो गई। अब खलीफा कौन है? वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान। ठीक है। गवर्नर कौन है इराक का? हज्जाज बिन यूसुफ। जर्नैल कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का हज्जाज बिन यूसुफ से क्या क्या रिश्ते हैं वो मैंने आपको लिख दिए। दौर कौन सा चल रहा है? अब ये दौर एग्जैक्टली जो मोहम्मद बिन कासिम का चल रहा है ये 712 का है। मैंने आपको बताया ना, ये टेन्योर की बात 711 से 714 के दरमियान की हो रही है। लेकिन अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम का दौर चला, 711 में ही तकरीबन उसने भेजा, लेकिन पहुंचते पहुंचते सिंध तक पहुंचते पहुंचते 712 हो गए। तो आप एग्जैक्ट माइंड में 712 ही रखें। ठीक हो गया। तो ये जो टेन्योर है ये 712 का, मोहम्मद बिन कासिम को उसने भेजा हज्जाज बिन यूसुफ ने। और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब अटैक किया। तो मोहम्मद बिन कासिम अटैक ऑन सिंध इन 712 AD। ठीक है, तो ये पूछा यहाँ से जो है ना, अब 712 AD में उसने अटैक किया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर, और राजा दाहर को शिकस्त दी। ठीक है, कैसे शिकस्त दी वो भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसका डिस्कस करने का यहाँ पे कोई खास मकसद नहीं है, सिर्फ मैं उसकी समरी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है बातें, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो तो सब्जेक्टिव बन जाएंगी। ठीक है, तो हमने तो MCQs के लिहाज से करनी है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी मैं कहानी से लिंक इसलिए करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको इसलिए करता हूँ ताकि आपका जो है ना वो बैकग्राउंड, जब फिल्म चल रही होती है ना या स्टोरी चल रही होती है माइंड में, तो कई MCQs ऐसे होते हैं जो नहीं भी पढ़े होते लेकिन वो गैस के साथ क्लियर हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से
अच्छा जी। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे शिकस्त दी, इसने जो है खुद ये वैसे जमीनी रास्ते से गया, कुछ फौज इसने जो है समुद्री रास्ते से भेजी, जो मैंने आपको रास्ता बताया था। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम का एक तरीका शिकस्त देने का ये था कि इसने सबसे पहले जाते साथ ही हमला नहीं किया। इसने पहले अपने मुखबर छोड़े, ठीक है, मुखबरी करवाई कि ये जो सिंध के लोग हैं, ये जो राजा दाहर के लोग हैं, ये किस तरीके से, इनका रहन सहन कैसा है। ठीक है। तो बड़ा ये थोड़ा अक्लमंद भी था, 14 साल का था, एज इसकी 14 साल थी, एज भी पूछी जाती है। एट दैट टाइम हिज एज वाज 14 ईयर्स। एट दैट टाइम हिज एज वाज 14 ईयर्स, तो 14 साल का ये था। और इसने क्या की, सबसे पहले मुखबरी करवाई। मुखबरी में इसको मालूम हुआ कि जितने भी राजादार और इसके हैं ना, सिपाही या जो भी इनके साथ अटैच हैं लोग, वो ना सुपरस्टिशियस बहुत थे। ठीक है। सुपरस्टिशियस मतलब तोहिम परस्त बहुत थे, वहम बहुत करते थे। ठीक हो गया। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सी तोहिमाती चीजें आजकल भी मौजूद हैं, वहम वहमी चीजें, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बिल्ली गुजर जाए, काली बिल्ली गुजर जाए तो जी सारा दिन ही खराब हो जाता है। ठीक है। तो वो वहम एक जेल में डाल गया। इस तरह की है ना और भी बातें, किस किस को आती हैं, कोई एक एक सुनाए भला आप भी। इस तरह की एक एक वो बातें वहम वाली सुनाए। क्या मेहमान आते हैं? हाँ, कमा बोले तो मेहमान आते हैं। दो चार और भी सुनाए जिसको आती हैं। चलो जरा आप। हाँ, गाड़ी गाड़ी के नीचे जूता बांधते एक्सीडेंट ना हो। और और कुछ लोग, आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें, को मेरा बोलना तो सारा घंटा नहीं बनता। अच्छा। और बाकी भी बताएं जी, जिन जिन को आती हैं बताएं, से चीजें याद रहती हैं शेयर करने से। 13 का हिंसा भी बड़ा मनहूस होता है। जी जी, क्या आयशा? हाँ, कैंची चलाएं तो उसका भी है, कोई जुबान तेज होती है, ये इस तरीके से लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो 13 का हिंसा भी बड़ा मनहूस होता है, ऐसा भी है कुछ। हाँ जी, खत्म हो गई, चलें। बहरहाल ये था कि ये इस तरीके से वहम जो है ना, वो आजकल के दौर में भी मौजूद हैं। तो वो लोग भी इसी तरीके से थे, छोटी छोटी बात पे ना इस तरह के से ना बड़े बड़े वहम करने लग जाते थे। अब मोहम्मद बिन कासिम को जब पता चला कि ये बड़े लोग वहमी हैं, तो उसने कहा कि क्यों ना इनको इनसे इनके वहम से शिकस्त दी जाए। अब उसने वहम क्या ढूंढा उनका। उनका ये वहम था कि वो जो कराची में एक इनका फोर्ट था बहुत बड़ा, ठीक है, दीबल फोर्ट। तो वो जो है ना, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ था सुर्ख कलर का। तो उनका ये वहम था कि जब तक ये झंडा बरकरार है ना, हमें शिकस्त कोई नहीं दे सकता। जो सिंध वाले थे, उनका ये वहम था कि जब तक ये झंडा सुर्ख रंग का इधर खड़ा हुआ हुआ है इस फोर्ट के ऊपर, इस किले के ऊपर, हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चलो इनको इनके वहम के थ्रू ही शिकस्त देते हैं। सबसे पहले तो इनका ये झंडा गिराओ ना, ताकि इनके हौसले पस्त हों। ठीक है। वो उसने ऐसे ही किया। वो जो उसने समंदरी रास्ते से फौज भेजी थी ना, मोहम्मद बिन कासिम खुद तो बरी रास्ते से आया था। ठीक है। बरी रास्ते से कैसे आया था ये भी नोट कर लें, चलें, जहन में होनी चाहिए बातें, कभी काम ही आती हैं। ठीक है। ये देखें, ये इराक है ना, इराक से आया था ना, तो इराक से ईरान दाखिल हुआ है, देखें खुशकी का रास्ता है। ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान से इधर सिंध में दाखिल हुआ। ये आया मोहम्मद बिन कासिम खुद। वो जो उसने फौज समुद्री रास्ते से भेजी, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था ना उसने फौज को, तो समुद्री रास्ते से भेजी, ये इराक से वो दाखिल हुआ पर्शियन गल्फ में, ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, खलीज फारस जिसे कहते हैं। उससे आगे ये आया इधर स्ट्रेट ऑफ हरमूज में, ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज आ गई। उससे आगे ये दोबारा गल्फ आ गई, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक हो गया। और गल्फ ऑफ ओमान के बाद ये अरेबियन सी आ गया साथ, और ये इधर से कराची वाला रास्ता जो मैंने आपको बताया, ये समंदरी रास्ता। अब ये जो उसने फौज भेजी थी ना समंदरी रास्ते से, इसको इसने कहा, क्योंकि वो दीबल के साथ ही था फोर्ट, तो समंदरी फौज वाले जो फौज थी उसको मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि आप समंदर से ना, इनके पास होती थी वो मंजनीकें, तोप तो नहीं थी, लेकिन वो मंजनीके थी जिसमें पत्थर का गोला रख के फेंकते थे, तो वो लगता था आगे जाके। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इनको ऑर्डर दिया कि वो मंजनीकों के जरिए जो है ना, वो आप इनके उस फ्लैग को गिराओ। तो उन्होंने उधर से मंजनीके में गोला रख के तो वो सीधे मारे फ्लैग पे और मीनारों पे, और वो उन्होंने तहस नहस कर दिया उनका फोर्ट जो है ना। फ्लैग भी गिर गया, फोर्ट भी तहस नहस हो गया।
जब वो फ्लैग नीचे गिरा ना और फोर्ट भी उनका तहस नहस हो गया। अब वो जितने उनके थे ना जो ये वहम प्रस्त थे लोग भी, ये जब तक खड़ा है तब तक हमें शिकस्त, उनका तो वो हौसला टूट गया। उनको कहा लो जी, अब तो हमें शिकस्त से बचा ही कोई नहीं सकता। वो कहते हैं ना, बीमार को कहो बीमार है तो वो और बीमार हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जहन दिल में एक बात बैठ जाए ना, वो फिर वही उसी में सोचने लग जाता है और वो फिर वही चीज हो जाती है। जब उन्होंने अपने एक दिल में बात बिठा ली कि अब हम शिकस्त आई आई, वैसे ही उनके हौसले पस्त हो गए। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने उधर से बड़ी फौज को कहा कि करो हमला। तो जब उन्होंने हमला किया, उनके आगे से वैसे ही हौसले पस्त थे, आसान खता थे, भाई हमारा तो सारा कुछ पहले ही फ्लैग भी गिर गया, और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी। ठीक है, और बड़ी ताकतवर इनकी ये फौज थी राजादार की, लेकिन फिर भी उसकी इस वजह से उसने, यानी कि इस तरीके से उसने उसको शिकस्त दी। और फिर राजादार को भी मोहम्मद बिन कासिम ने खुद जो है वो मारा। ये बाहर आया अपने देखने के लिए क्या हो रहा है, तो राजादार ने पहले इसके घोड़े के काटे, पाँव काटे, और फिर राजादार को मारा। ठीक हो गया। तो राजादार को वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। ठीक हो गया। तो राजादार को किसने शिकस्त दी? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब दी? 712 में दी। बाकी और भी स्टोरी मैंने आपको साथ साथ सारी बता दी है। ठीक हो गया। अब मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ा, तो यहाँ पर राजादार का किस्सा हो गया तमाम। तो ये है मुस्लिम्स की। अब जारी बात है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो फौज थी वो क्या थी? मुस्लिम ही थी ना। मोहम्मद बिन कासिम खुद भी मुस्लिम ही था। तो अब मुसलमानों की आमद शुरू हो गई सब कॉन्टिनेंट में। किस इलाके से सबसे पहले शुरू हुई? सिंध से। तो इसलिए आप पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम या मुसलमानों की आमद सबसे पहले सिंध से शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे मुसलमान आए। कैसे आए? मोहम्मद बिन कासिम और उसकी फौज की शक्ल में आए। यहाँ से सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने डिफीट किया राजा दहर को। तो मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा दहर इन 712 AD एंड देन मूव्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स मुल्तान। फिर वो मुल्तान आया, मुल्तान को फतह किया। मुल्तान में आपको पता है कासिम फोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे उसने किला बनाया, कासिम फोर्ट। कासिम फोर्ट। कासिम फोर्ट कहाँ पे है? मुल्तान में। इन मुल्तान। ठीक है, जो कासिम फोर्ट के नाम से जाना। फिर पूरा मुल्तान उसने फतह किया। ठीक हो गया। यानी कि पहले सिंध आया ना, सिंध से आगे पंजाब में दाखिल हुआ, फतह करता गया इलाके, करता गया। ये पुराने जितने भी होते थे ना जर्नैल, इनकी ये खासियत होती थी, ये एक दो जगह फतह कर लेते थे ना, फिर आगे करते ही जाते थे, रुकते नहीं थे। तो फिर इसने जो है वो मुल्तान फतह किया, पंजाब एंटर हुआ, मुल्तान फतह किया। मुल्तान से आगे फिर ये आगे जाने लगा दूसरे इधर पंजाब के दूसरे इलाकों की तरफ, नादर्न एरियाज की तरफ। लेकिन ये है कि 700, ये अब दौर आ गया 714 का, जब वो मुल्तान देखे ना, यूं तो नहीं ना, कोई रेलगाड़ी थोड़ी थी या कोई बसें थोड़ी थी या कोई उस जमाने में, ये तो टाइम लगता था जाते जाते आगे। ठीक हो गया। और ये जो है ना 712 में तो एंटर हुआ ना इधर सिंध में, लेकिन मुल्तान तक को फतह करते करते 714 का टेन्योर हो चुका था। ठीक है, अब टेन्योर था, नाउ इट वाज 714 AD। ठीक है, 714 आ चुकी थी। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि पीछे मैंने आपको कैलिफ कौन सा बताया है? वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान। यानी कि कैलिफ कौन सा चल रहा था? किसकी खिलाफत का दौर था? वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, बनु उमैया की खिलाफत थी। ठीक है। और बनु उमैया का ये कौन सा खलीफा था वो भी मैं आपको गिन के बता देता हूँ। पहले तीन खलीफे जो हैं वो अमीर माविया की उनमें से नस्ल में से थे। पहले तीन वो हो गए। चौथे नंबर पे मरवान, और फिर उनके बेटे अब्दुल मलिक, और फिर उनके बेटे वलीद। अब ये वलीद छठे खलीफा थे। ठीक है, ये लिखना चाहते हैं लिख लें। बनु उमैया के ये छठे खलीफा थे। अच्छा, ये वलीद बिन अब्दुल मलिक की डेथ हो जाती है 714 में। ठीक है, ये जो खलीफे हैं वलीद बिन, यहाँ पे इसी 714 में वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक वाज डाइड इन 714। जैसे इनकी डेथ होती है तो खिलाफत किसके पास चली जाती है? साथ ही मैंने एक और भी नाम लिखा था इनके भाई का, वलीद बिन अब्दुल मलिक के भाई का नाम लिखा था सलमान बिन अब्दुल मलिक। जो मैंने लिखा था कि अब्दुल मलिक के दो बेटे थे, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सलमान बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, जो मेन खिलाफत में पहले आए। अच्छा, यहाँ पे सलमान बिन, फिर इसके बाद खलीफा बनते हैं सलमान बिन अब्दुल मलिक, मलिक बिकेम द नेक्स्ट कैलिफ। सलमान बिन अब्दुल मलिक के ना थोड़े इख्तिलाफात थे मोहम्मद बिन कासिम से भी,
और एक और जर्नैल थे यानी कि हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से एक और जर्नैल थे मूसा बिन नसीर। उन्होंने स्पेन को फतह किया था। इधर मोहम्मद यानी कि उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था सब कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए, या सिंध को फतह करने के लिए। और पैरेलली उन्होंने मूसा बिन नसीर को भेजा था, जिनके कमांडर का नाम तारिक बिन जियाद था। और वो स्पेन की तरफ गए, यूरोप की तरफ गए, वो उधर से उधर फतवात कर रहे थे। यानी कि इधर से मोहम्मद बिन कासिम फतवात करते जा रहे थे, उधर से वो मूसा बिन नसीर और उनके कमांडर जो हैं तारिक बिन जियाद, वो जो है वो जिनका वो चैप्टर भी हम पढ़ते थे, पता नहीं 9वीं 10वीं या 12वीं में था, वो बर्न द बोट्स वाला, बर्न द बोट्स। ठीक है। तो वो उधर से स्पेन की तरफ जो है वो फतवात कर रहे थे। लेकिन ये जब खलीफा आया ना सलमान बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, ये इन दोनों के थोड़ा अगेंस्ट था, मोहम्मद बिन कासिम के भी और उधर से मूसा बिन नसीर के भी। इसने क्या किया, इन दोनों को वापस बुला लिया। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को इसने कहा कि आगे मजीद फतवात आप रोक दें तो आप वापस आ जाएं। ठीक है। तो जारी बात है, खलीफा का हुक्म था, मोहम्मद बिन कासिम ने वहीं पे फतवात रोकी मुल्तान में, तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो है वापस आ गया। ठीक है। और सलमान बिन अब्दुल मलिक ने आ, तारीख तो यही कहती है, बहरहाल ये है कि सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में ही, चाहे इसी के आर्डर पे या जिस वजह से भी, अब मैं ज़्यादा तारीख को डिस्कस नहीं करता, तो बहरहाल जिस वजह से भी मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो जेल में कैद कर दिया गया। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम was imprisoned imprisoned by the authorities। चले मैं लिख देता हूँ, by the authorities। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर दिया गया और उसी कैद खाने में मोहम्मद बिन कासिम की हो जाती है वफात 715 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम डाइड इन 715 एडी। साथ साथ मैंने डेट्स भी सारी लिख दी हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की वफात हो जाती है 715 एडी में। जी स्टूडेंट बताएं, यहाँ तक सारी को स्टोरी क्लियर होती है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, स्क्रीन शॉट ले लें। मुझे बताएं, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा अच्छा, एक मिनट। बताएं जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है सबको? चलें ठीक है, गुड। अच्छा, इसके बाद एक और नेक्स्ट राजा आ जाता है जिसका नाम है राजा जयपाल। ठीक है। और कितना टाइम रह गया जूम खत्म होने? चलें स्टार्ट तो करते हैं ना। अच्छा जी, मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी अब आपने कर देनी है था। ठीक है। रिकॉर्डिंग लगी हुई है? रिकॉर्डिंग लगी हुई है जी। अच्छा जी। अब क्या है कि इसके बाद एक और, ये तो राजा दाहर की स्टोरी थी ना, इसके बाद सिंध में, बल्कि लाहौर में, अब पंजाब में एक और राजा आ जाता है जिसका नाम है राजा जयपाल। ठीक हो गया। उसकी तरफ आते हैं। राजा जयपाल, ये इनके वहां से अब मुख्तलिफ डायनेस्टीज का आगाज होने जा रहा है। अब मुसलमान तो आ गए, मुसलमानों की आमद शुरू हो गई बड़े से। कैसे आ गए? मोहम्मद बिन कासिम के हमले से। ठीक है। अब उससे आगे मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई, कैसे कैसे मुसलमान और आगे बढ़े और मुस्लिम दौर शुरू हुआ और मुस्लिम डायनेस्टीज शुरू होती हैं, अब उसकी मैं इब्तिदा करने लगा हूँ। ठीक है। लाहौर का एक राजा था, राजा ऑफ लाहौर। अब वो पिछली कहानी वहां पे आपने ठप कर देनी है, वो समझ लें कि मोहम्मद बिन कासिम वाला चैप्टर क्लोज। ठीक है। राजा ऑफ लाहौर वाज राजा जयपाल। एक आपने से पहले राजा पढ़ा, राजा दाहर। अब लाहौर के राज्य से स्टार्ट हो रहा है राजा जयपाल। राजा जयपाल। अब क्या है कि ये जो लाहौर का राजा था ना, इसको भी हमलों का बड़ा शौक था। ये सिखों का राजा था। ठीक है। इसको भी हमले शमले करने का और फतवाहत करने का बड़ा शौक था। ठीक हो गया। अब देखे ना, सिंध वाली साइड पे तो तकरीबन मुसलमान ज्यादातर लोग आ चुके थे। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो लाहौर का राजा था ये, इसको किसी ने खबर दी कि अफगानिस्तान में एक रूलर है, एक खानदान है। ठीक है। और वो उसके पास जो है ना वो बड़ा मालो दौलत है। ठीक है। तुम उसके साथ जंग लड़ो और उससे जो है ना वो मालो दौलत इकट्ठा करके, ये चूंकि लालची होते थे, इसने कहा मैं भी तो कोई और भी। ठीक है, तो कैसे नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूँ।
इसने अपना लश्कर लिया तो अफगानिस्तान दाखिल हुआ। अफगानिस्तान दाखिल हुआ तो वहाँ का जो रूलर था वो था सुबतगीन। द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वाज सुबतगीन, सुबतगीन। ठीक हो गया। और ये सुबतगीन था, ये भी बड़ा ताकतवर था। अब राजा जयपाल आया इधर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैसे आया? लाहौर से पेशावर यानी कि केपीके में। और पेशावर का बॉर्डर जो है वो कनेक्ट होता है अफगानिस्तान से, यानी कि जो केपीके में पेशावर है, पेशावर का जो बॉर्डर है वो लगता है अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के साथ। ठीक है। कौन सी माउंटेन रेंज आती है आपकी, क्या नाम है, कोहे सफेद। कोहे सफेद दरमियान में माउंटेन रेंज है। कोहे सफेद के ऊपर से एक रास्ता जाता है जो कि खैबर पास कहलाता है। ठीक है। वो खैबर पास कनेक्ट करता है पेशावर को अफगानिस्तान के साथ। तो खैबर पास के थ्रू ये गया अफगानिस्तान। और वहाँ का जो लीडर था, राजा सॉरी सुबतगीन, उसके साथ इसने लड़ाई की। लड़ाई की तो सुबतगीन ने इसको बड़ा मारा। ठीक है। मार मार के तो इसने आखिर माफिया मांगने पे आ गया। इसने कहा माफी दो, ठीक हो गया, आइंदा मैं नहीं आऊँगा। तो उसने कहा ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी, 10,000 दिरहम अदा करो। ठीक हो गया। उसने कहा मैं देता हूँ 10,000 दिरहम, पर मसला ये है कि वो एटीएम तो है नहीं मेरे पास। ठीक है। तो लाहौर ही पड़े हैं, तो कोई बंदा साथ भेजें। तो मैं जो है वो एटीएम का तो वैसे मैंने खैर मजाक के लिए कहा है। तो उसने कहा कि वो जो मेरे हैं जितने भी साजो सामान वो तो लाहौर ही है, मैं तो जंग लड़ने आया था, तो आप साथ कोई बंदा भेजें तो मैं जो है ना वो देता हूँ। सुबह ने फिर अपना बंदा भेजा। लाहौर एंटर हुआ, ये जहाँ पे बाबू साबू इंटरचेंज है यहाँ पे इसका था किला। ठीक है। और यहाँ पे जब बाबू साबू इंटरचेंज के करीब वो पहुंचा, तो वो जो सार बंदा आया हुआ था उससे उसने कहा कि हाँ भाई तुम पीछे मेरे कैसे? उसने कहा वो कैसे, दिरहम लेने हैं। उसने कहा कौन से दिरहम, मेरी बिल्ली और मुझे ही मैं हूँ। ठीक है, यानी कि मेरा घर और मुझे ही बातें। तो उसने जनाब बड़ा मारा उसको, राजा जयपाल ने, "भी निकल जाओ इधर से, कोई धर्म शर्म नहीं, चलो वापस।" तो खैर वो वापस तो चला गया। अब क्या था कि इसको आदत थी लड़ाइयाँ करने की। अब ये कुछ अरसा तो इसने सब्र और तहम्मुल से गुजारा। कुछ अरसे बाद इसको फिर शौक चढ़ा। इसने कहा नहीं, अब मैंने अपनी शिकस्त का बदला लेना ही लेना है। फिर अपनी इसने फौज तैयार की, राजा जयपाल ने फिर गया दोबारा सुबतगीन से लड़ने। सुबतगीन ने फिर इसको बनाया सही तरीके से, फिर मारा मारा मारा। इसने फिर माफिया पे आ गया। इसने कहा उसने कहा जुर्माना दो 10,000। तो बल्कि इसने खुद ही कहा कि मैं पिछले भी 10,000 देता हूँ, ये वाले भी 10,000 दिरहम देता हूँ, मुझे छोड़ो। ठीक है। तो सुबतगीन ने कहा कि तुम हर दफा हमें मामू बना के चले जाते हो, तो इस दफा अगर ना दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरीके से फिर उसने बंदा भेजा, लाहौर आया, उसने कहा केड़े पैसे। ठीक है। तो उसको मार के फिर उसने वापस भेज दिए। इनके वो यानी कि आता था इधर लाहौर लेके आता था बंदा और यहाँ से मार के वापस भेज देता था। अब क्या हुआ कि तीसरी दफा फिर इसको ना बड़ी, मैं मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। अब तीसरी दफा फिर इसने इसको शौक चढ़ा, और इसको बल्कि किसी ने मुखबरी दी कि अब सुबतगीन जो है ना वो नहीं है अफगानिस्तान में, अब क्योंकि निकला हुआ है, अब जाके हमला करो और सारा उसका लूट के ले आओ, बदला भी ले लो। फिर इसने फौज तैयार की, फिर दाखिल हुआ अफगानिस्तान में। अब वाकई सुबतगीन आगे नहीं था। अब बड़ा खुश हुआ, सुबतगीन तो है नहीं, तो मैं अपना पिछले शिकस्त का भी बदला लूंगा और इनका सारा माल जो है वो भी लूट के मैं ले आऊंगा। ठीक हो गया। अब जब ये तीसरी दफा दाखिल हुआ तो सुबतगीन तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा आगे से कड़ियल जवान जो है वो बंदा निकला इसके सामने मुकाबले में। और उस कड़ियल जवान का नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब ये यहाँ से ना गजनवी डायनेस्टी की तरफ मैं आ रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये महमूद गजनवी यहाँ से आया, और ही वाज द सन ऑफ सुपतवीन, सन ऑफ सुपतवीन। सुपतवीन का ये बेटा था महमूद गजनवी। ठीक हो गया। और ये भी ज़ाहिर है बेटा सुबतगीन का ही था। इसने भी फिर बड़ा मारा उसको, राजा जयपाल को। ठीक है। मार मार के इसने वही कहा जी मैं पिछले भी 10,000 देता हूँ, उससे पिछले वाले भी 10,000 देता हूँ, अब के भी 10,000 देता हूँ, एक दफा छोड़ दो बस। तो खैर मिन्नतें तरले करके फिर इसने अपने को जान बख्शी करवाई। फिर जो है उन्होंने बंदा कोई नहीं भेजा, उन्होंने कहा इसने देने वैसे भी कोई नहीं। तो अब वो बस मार दाड़ के उन्होंने निकाल दिया इसको। अब ये लाहौर आया तो इसने, कहा जाता है कि फिर इसने अपनी शिकस्त का बदला तो नहीं ले सका, तो इसने इसी में आके ना अपने वो एक डिग्रेडेशन फील करके तो इसने खुदकुशी कर ली। ठीक है। राजा जयपाल जो है इसने सुसाइड कर ली। तो राजा जयपाल सुसाइड, राजा जयपाल
सुसाइड, सुसाइड हो गया। अब वो जो महमूद मैंने बताया ना, कोई बंदा एक जंग फतह कर लेता था ना तो उसका दिल बढ़ जाता था, वो फिर आगे हमले पे हमले करता था। ठीक है, अब ये महमूद गजनवी ने इसको शिकस्त दी, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने किसको शिकस्त दी या राजा जयपाल को किसने शिकस्त दी। ठीक है, तो राजा जयपाल इज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। राजा जयपाल इज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी। अब इसके बाद महमूद गजनवी का दिल बढ़ गया। अब ये महमूद गजनवी एंटर हुआ सब कॉन्टिनेंट में हमले करता करता। अब देखे ना, पहला एंटर हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध को फतह किया और इसने मुसलमान फैलाए। अब महमूद गजनवी मुसलमान था। अब ये सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुआ, कहाँ से? अफगानिस्तान से। अब ये पहले वाला आया था इराक से, अब ये दाखिल हुआ अफगानिस्तान से सब कॉन्टिनेंट में। इसने फिर पूरे इंडिया में वो धूम मचाई, इतने हमले किए पूरे सब कॉन्टिनेंट में। इसने फिर सही कब्जा जमाया मुसलमानों का। सब यहाँ से फिर मुसलमानों की अब बादशाहत का दौर शुरू हो रहा है। ठीक हो गया, और आगे जाके मुख्तलिफ फिर हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे। अब महमूद गजनवी ने को 17 हमले किए, इसके हमले पूछे जाते हैं कितने इसने अटैक किए सब कॉन्टिनेंट पे? 17। कुछ ये वैसे बादशाह लालची टाइप भी होते थे, इसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने सोने वगैरह जवाहरात वगैरह इकट्ठे करने के लिए, मतलब मुख्तलिफ रिवायतें हैं, उसके लिए हमले करता था। कुछ कहते हैं मुसलमानों की फेवर में करता था, कुछ 100 बातें। बहरहाल तारीख यही है कि इसने हमले किए। ठीक है, तो कितने हमले किए जी? 17। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, गजनवी अटैक्ड 17 times ऑन सब कॉन्टिनेंट। एक मिनट, चले यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बार एक सोमनाथ का मंदिर है, चले वहां से कल भी आपको, कल से स्टार्ट होगा। महमूद गजनवी को डिस्कस करेंगे और आगे फिर चलेंगे। तो यहाँ तक आपने इसको क्लियर कर लेना। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले जल्दी से। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ सबकी, अटेंडेंस रिकॉर्ड कर ले। चलें जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। चलें ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।